सास का श्राद्ध। नंदिनी और दिलीप की शादी के कुछ हफ्तों बाद ही सास की मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से ससुराल में आई नई बहू एकदम अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारी देखकर घबरा जाती है। मुझे घर गृहस्थी के बारे में कुछ नहीं पता, सब कुछ कैसे संभालूंगी? मैं तो किसी रिश्तेदार को ठीक से जानती तक नहीं। अगर कहीं कोई गलती हो गई तो लोग क्या कहेंगे? नंदिनी, तुम बेमतलब इतना टेंशन ले रही हो। घर में हम दोनों के अलावा कोई है नहीं। जैसा भी काम करो कोई जज करने वाला नहीं है। रही बात रिश्तेदारों की तो उन्हें मैं संभाल लूंगा। पति का सपोर्ट देखकर नंदिनी के अंदर हिम्मत आ जाती है। अब दोनों मिलकर एक दूसरे को संभालते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। इसी तरह 1 साल बीत जाता है और श्राद्ध के दिन शुरू होते हैं। नंदिनी के पास सास की बहन का फोन आता है। बहू, पता है ना, श्राद्ध शुरू हो गए। जी मौसी जी, मुझे पता है। तो फिर सास का पहला श्राद्ध कब करोगे? पंडित जी से बात की? कोई तैयारी की? मौसी जी, मैं कल ना पंडित जी के पास चली जाऊंगी। ठीक है, बात करके सब अच्छे से तैयारी करना। हाँ, किसी भी रीति रिवाज में कमी नहीं रहनी चाहिए। नंदिनी मौसी सास की बात पर तो हाँ बोलकर फोन काट देती है, लेकिन फिर रीति रिवाज और श्राद्ध के बारे में कुछ पता ना होने की वजह से दोबारा टेंशन में आ जाती है। शाम को दिलीप के घर वापस आते ही उस पर अपने सवालों की बारिश शुरू कर देती है। आज मौसी जी ने फोन करके मम्मी के श्राद्ध के बारे में बोला। हाँ, मुझे याद है। तुम पंडित जी से बात कराओ, बाकी फिर वैसे ही तैयारी कर लेंगे। वो तो मुझे पता है, लेकिन मौसी जी ने साथ में रीति रिवाज के बारे में भी बोला, और इस घर की किसी भी रिवाज के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। देखो, इतना सोचने की जगह जैसा पंडित जी बोले वैसा कर लो, सब सही होगा। अगले दिन दिलीप के ऑफिस जाते ही नंदिनी घर के बाकी सब काम छोड़ पंडित जी के पास जाती है, जो उसे श्राद्ध करने की तारीख के साथ क्या और कैसे करना है सब कुछ अच्छे से समझा देते हैं। घर वापस आते ही नंदिनी मौसी सास को फोन करती है। मौसी जी, 2 दिन बाद मम्मी का श्राद्ध रखा है। ठीक है, आ जाऊंगी। और पहला श्राद्ध है, इसलिए पूरे परिवार को बता देना। सब साथ में पूजा करेंगे तो दीदी को अच्छा लगेगा। मौसी के कहे मुताबिक नंदिनी सबको इन्फॉर्म कर पूजा की तैयारियों में लग जाती है। 2 दिन बाद पूरा परिवार उनके घर इकट्ठा होता है और देखते ही देखते सबके बीच ग्रह युद्ध शुरू हो जाता है, जिससे नंदिनी और दिलीप की परेशानी कम होने की जगह बढ़ जाती है। तुमने तो बोला था कि परिवार इकट्ठा होगा, सबके साथ काम कैसे निपट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। यहाँ तो मुझे ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा। हाँ, क्योंकि हमें ज्यादा कुछ पता नहीं और परिवार तो यहाँ आ चुका है, इसलिए जो भी है अब इनके वापस जाने तक तो हमें सहना ही पड़ेगा। रही बात काम की, तो मैं हूं ना। तुम ना बस परिवार संभाल लो, काम मैं देख लेती हूँ। दिलीप परिवार वालों की गुत्थम गुत्थी और मामला संभालते हुए सबको शांत करता है, जिसके बाद सब पूजा करने बैठते हैं। बोलो भला, श्राद्ध वाले दिन इंसान की पसंद का खाना बनता है और भाभी को खीर जान से ज्यादा पसंद थी, पर बहू तुमने तो वो बनाई ही नहीं। वो एक्चुअली मुझे खीर बनानी नहीं आती, कुछ खराब हो जाता तो बहुत नुकसान होता, इसलिए नहीं बनाई। लेकिन बाजार से मंगवाई है, कुछ देर में आ जाएगी। ऐसी तो आजकल की लड़कियां हैं जिन्हें सास की खुशी से ज्यादा नुकसान की चिंता है, जो खीर तक बाजार से मंगवाती है। मौसी जी, मम्मी की खुशी को याद रखते हुए नंदिनी ने खीर का ऑर्डर उनकी पसंदीदा मिठाई की दुकान पर दिया है। अरे बनाएगी नहीं तो सीखेगी कैसे? माफ करना मौसी जी, लेकिन आज पूरे परिवार का खाना बना है और ऐसे में प्रैक्टिस के चलते मैं इतने सारे लोगों के लिए खीर बनाती और अगर जरा भी गड़बड़ हो जाती तो बहुत खाने का नुकसान होता ना, जो अच्छा नहीं होता। नंदिनी की बात को इग्नोर करते हुए मौसी चुप हो जाती है, जिसके बाद सब पूजा करते हैं और कुछ देर बाद खाना खाने बैठते हैं। लेकिन उन्हें वहां भी शांति नहीं रहती। वो कभी खाने में कमी निकालना तो कभी किसी चीज की फरमाइश करना शुरू कर देते हैं। आखिर ये लोग माँ के श्राद्ध की पूजा के लिए आए हैं या बस ये गलत है, ये वैसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं, ये चाहिए, वो अच्छा नहीं, ये सब बोलने के लिए? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, यहाँ श्राद्ध की पूजा हो रही है या इनकी पार्टी।
जिस हिसाब से कमियां निकाल कर भी उंगलियां चाट चाट कर खा रहे हैं ना, इनकी तो पार्टी ही लग रही है। बस भगवान करे अब और कोई ड्रामा ना हो। दोनों पति पत्नी इसी उम्मीद के साथ मेहमानों को खाना परोसते रहते हैं। कुछ देर बाद ही मौसी सास का चिल्लाना शुरू हो जाता है। हे भगवान, सब इधर आओ। ये देखो, दीदी की तस्वीर के आगे रखी पूजा की पूड़ी पर चींटियां घूम रही है। बहू, तूने दीदी की मनपसंद खीर पूजा में नहीं रखी ना, इसीलिए नाराज हो गई हमारी दीदी। मौसी, आप सबके मन में इस तरह के अंधविश्वास मत भरो। अरे उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला। पहले तेरी पत्नी ने घर आते ही हमारी भाभी को ऊपर पहुंचा दिया और अब उनकी आत्मा को भी शांति से नहीं रहने दे रही। इसी के साथ एक एक कर घर में सब अपनी राय देने लगते हैं, जो कुछ ही देर में एक बड़े मुद्दे का रूप ले लेता है, जिसमें सबकी बात और इल्जाम घूम फिर कर नंदिनी या दिलीप पर ही आते हैं। बस करो, आखिर आप लोग हमसे चाहते क्या हो? खुद तो एक दिन भी लड़ाई किए या किसी पर इल्जाम लगाए बिना रह नहीं सकते, तो फिर किस हक से दूसरों को बुरा बोल रहे हो? वो बेचारी जिस दिन से इस घर में आई है सबको खुश करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन आप सब उसे टारगेट करने के अलावा कुछ नहीं करते। मौसी जी, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं कि मम्मी नंदिनी से ही गुस्सा है, क्योंकि अभी आप लोगों की हरकतें भी कोई प्यार करने के लायक नहीं है। दिलीप को पहली बार इतने गुस्से में और चिल्लाते देख मौसी के साथ पूरा परिवार चुप हो जाता है। आप लोगों को मुझे जो बोलना है बोलिए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज मम्मी के लिए मेरे या दिलीप के प्यार पर उंगली मत उठाइए। माफ करना पर यकीन नहीं होता, एक ही परिवार में लोगों के बीच इतनी कड़वाहट कैसे हो सकती है? सब एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते हैं, सबको दूसरों में कमियां निकालनी है। क्यों? रही बात चींटियों की, तो बस वो तो पूड़ी पर रखी चीनी ले जा रही हैं। आखिर उन्हें भी तो अपने खाने का इंतजाम करना है। नंदिनी और दिलीप की बातें सुन परिवार में सन्नाटा छा जाता है। सबको अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन गलती ना मानने का गुरूर उन्हें आगे कुछ भी बोलने से रोकता है, जिसके चलते धीरे धीरे सब चुपचाप उठकर अपने घर जाने लगते हैं। अरे सारे कहाँ उठकर चल दिए? बेशर्मो, अब भी तुम्हारे अंदर इतनी शर्म नहीं आई कि एक सॉरी बोल दो? हमने बहू को न जाने कितना परेशान किया, फिर भी उसने पलट कर किसी को कुछ नहीं बोला। नंदिनी, हमें माफ करना। इस साल तो हमारी वजह से सब खराब हो गया, पर वादा करती हूँ अगले साल सब इस परिवार का नया रूप देखेंगे। फिर मैं भी वादा करती हूँ कि अगले साल सबको अपने हाथ की बनाई बढ़िया खीर खिलाऊंगी। माँ सिर्फ देना जानती हैं। मम्मी, आपका ये कुकिंग वाला शौक हमें बहुत महंगा पड़ रहा है। घर में सब कुक के हाथ का बना खाना खाते हैं, फिर भी आप अलग से खाना फेंकने के लिए क्यों बनाती हो? पता भी है कि इस तरह कितना पैसा खर्च होता है। अरे पर बहू, मैं तो सब रोहित के पसंद का खाना बनाती हूँ। मम्मी, वो सब मुझे बचपन में पसंद था, अब इतना तेल खिलाकर बीमार करोगी क्या? वैसे भी मैं पूरा समय कभी क्लाइंट तो कभी बॉस के साथ मीटिंग में रहता हूँ, इसलिए आप अपनी बर्बादी को मेरा नाम तो मत ही दीजिएगा। ये है पिंकी की सास निर्मला, जिन्हें सबको अपने हाथ का खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन राहुल और पिंकी को ये पसंद नहीं है। इसी के चलते वो निर्मला को खाना बनाने के लिए 10 बातें सुनाकर वहां से चले जाते हैं। मेरे मन में तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए प्यार है, पर शायद अब उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। मुझे गांव वापस चले जाना चाहिए। जहां एक तरफ निर्मला दोबारा गांव जाने के बारे में सोच रही होती है, वहीं उसका पोता परम अपनी दादी के शौक को प्रोफेशन में बदलने का आइडिया सोच रहा होता है। अगली सुबह निर्मला गांव वापस जाने के लिए कपड़े पैक कर ही रही होती है कि परम फोन लेकर दादी के पास पहुंचता है। दादी, आप कहीं नहीं जाओगी? अरे नहीं बेटा, मेरा गांव चले जाना ही ठीक रहेगा। इससे तुम्हारे मम्मी पापा की सारी दिक्कतें भी खत्म हो जाएगी। दादी, वो तो ना आपके आने से पहले कम थी और ना ही आपके जाने से खत्म होगी। उन्हें हमेशा पैसों की टेंशन में ही रहना है।
मेरे पास आपको यहाँ रोकने का आइडिया है। आइडिया? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। इस पर परम अपनी दादी को YouTube खोलकर उसके बारे में सब कुछ बताता है, जिसे सुन दादी कंफ्यूज हो जाती है। अरे बच्चे, तूने इस बुढ़िया के बारे में इतना सोचा, वही बहुत बड़ी बात है। देख, मुझे ये सब समझ में नहीं आता, तू मुझे जाने दे बेटा। अरे दादी, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, मैं हूं ना हेल्प के लिए। आप बस खाना बनाओ, और पता है, YouTube की मदद से आप अपनी स्पेशल रेसिपी लोगों को सिखा भी सकती हो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? मतलब बस घर बैठे मैं दूसरे लोगों को सिखा दूंगी? सिर्फ कुछ लोगों को नहीं, पूरी दुनिया को सिखा सकती हो, और उसके लिए आपको सिखाने के पैसे भी मिलेंगे दादी। इस पर बहुत देर तक दादी को YouTube के बारे में समझाकर आखिर में परम उन्हें कन्विंस कर ही लेता है, जिसके बाद वो गांव जाने का प्लान कैंसिल कर YouTube चैनल शुरू कर देती हैं। हमने ये शुरू तो कर दिया, पर इससे कहीं रोहित और पिंकी को दिक्कत ना हो बेटा। दादी, वो आपके बारे में नहीं सोचते तो आप क्यों उनके बारे में इतना सोच रही हो? इसके बाद दादी पोता मिलकर खाने की वीडियो और साथ ही उनके ट्यूटोरियल की वीडियो बनाकर उन्हें YouTube चैनल पर अपलोड करने लगते हैं। सब खुशी से चल रहा होता है कि कुछ हफ्तों में ही पिंकी को इसकी खबर हो जाती है। हमारी पीठ पीछे घर में ये सब क्या चल रहा है? अरे मम्मी, आपको तो अपना टाइम पास करना है, पर उसमें मेरे बेटे का फ्यूचर क्यों खराब कर रही हो? पढ़ाई के टाइम आपके साथ किचन में लगा रहेगा तो फेल ही हो जाएगा ना। वैसे इस YouTube वाले के शौक के लिए आप जो फैंसी डिशेस बना रही हो, उसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मम्मी, आपको हमेशा पैसों की चिंता ही क्यों लगी रहती है? और रही बात मेरी पढ़ाई की, तो आपसे ज्यादा दादी को उसकी चिंता है। इसीलिए मेरी पढ़ाई के बाद ही वो ये काम करती है। परम, अपनी मम्मी से बात करने का ये कौन सा तरीका है? और मम्मी ने पैसों के बारे में कुछ गलत तो नहीं पूछा? जब घर में हम दोनों कमाते हैं तो ये पूछने का अधिकार तो है कि पैसे कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। मम्मी का ये जानना जरूरी बनता है। पापा, आप अपनी मम्मी से कैसे बात करते हो, ये तो मैं देख ही रहा हूँ। तो आपके मुंह से ये बातें तो अच्छी नहीं लगती। और रही बात पैसों की, तो आप दोनों हर समय मुझसे दूर रहने की कंपेंसेशन में जो पॉकेट मनी देते हो ना, हम उसी से ये सब कर रहे हैं। इस पर परम अपनी दादी को लेकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद पिंकी और रोहित YouTube चैनल बंद करवाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन परम ऐसा होने नहीं देता। इसी तरह महीने बीत जाते हैं, पर चैनल का कुछ खास ग्रोथ ना देखकर निर्मला निराश हो जाती है। हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी आज तक मैं तेरा 1 रुपया भी वापस नहीं कर पाई। अब तो रोहित ने तुझे पैसे देने भी बंद कर दिए और तेरी सारी सेविंग्स भी खत्म होने को आई है। बेटा, मुझे लगता है कि हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। दादी, YouTube चलने में मेहनत के साथ ढेर सारा सब्र भी लगता है। देखना, कुछ महीनों में सब सिर्फ आपको ही देखेंगे, और अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो बंद कर देंगे। परम की बात से दादी मान जाती हैं और वो अपना काम जारी रखते हैं। अगले ही महीने पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग जाता है, जिसमें सब घर में तो बंद हो जाते हैं, लेकिन साथ ही पिंकी की जॉब चली जाती है और रोहित के ऑफिस में भी ज्यादा अच्छे हाल नहीं होते। लेकिन वहीं लॉकडाउन के असर में निर्मला के सब्सक्राइबर्स और व्यूज बढ़ने लगते हैं। देखा दादी, मैंने कहा था ना, एक दिन सब आपको ही देखेंगे। अब तो आप बस रोज एक वीडियो अपलोड करो और जादू देखो। इसी के साथ लॉकडाउन के कुछ ही महीनों में निर्मला खाने वाली दादी के नाम से सारे सोशल मीडिया पर फेमस हो जाती है, जिस वजह से अब उन्हें YouTube के पैसों के साथ पेड एडवर्टीजमेंट और पेड प्रमोशन भी मिलने लगते हैं। उन्हीं पैसों की मदद से निर्मला अब बेटे बहू की नौकरी ना होने पर घर का खर्चा भी चलाने लगती हैं, जिसे देख रोहित और पिंकी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो सब मिलकर निर्मला को सपोर्ट करने लगते हैं।